हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरिश्चंद्र यादव रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल हम लोगों ने इवन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। इवन रिएक्शन मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि यूनिमॉलिक्यूलर के संबंध में हमने बताया था। आज आपको बताया जाएगा E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन उसी एलिमिनेशन रिएक्शन का दूसरा भाग होता है, जिसको हम बोलते हैं बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसे कुछ लिखें जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन के टू टाइप हैं, एक है E1 और एक है E2। एलिमिनेशन रिएक्शन E1 और एलिमिनेशन रिएक्शन E2। देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन E2 शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता चले। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ साथ बेल आइकन को दबाते हुए शेयर भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। E2 रिएक्शन क्या होता है। सेम जैसे E1 रिएक्शन होता था वैसे ही E2 रिएक्शन होगा, बस एक कह सकते हैं माइनर सा डिफरेंट होता है। यहाँ पर हम जो बेस लेंगे वो स्ट्रांग बेस होगा। स्ट्रांग बेस का मतलब जैसे सोडियम एथॉक्साइड हो गया, इसमें एथॉक्साइड जो होगा, सोडियम के साथ जो एथॉक्साइड भाग जुड़ा होगा वो स्ट्रांग बेस की तरह बिहेव करेगा। और देखिए कैसे होता क्या, बहुत इजीली आप समझ जाएंगे कि इसमें जैसे SN2 होता था सेम वही प्रोसेस इसमें भी होगा। इसमें भी ट्रांजिशन स्टेज पाया जाएगा, बशर्ते उसमें जो SN2 यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बाईमॉलिक्यूलर होता था, वहाँ पर हम 1 डिग्री या मेथाइल हेलोएल्केन को स्टेबल कार्बो क्या कहते हैं स्टेबल कंपाउंड मानते थे। यहाँ पर वो स्टेबल नहीं होगा, उसकी रिएक्टिविटी उस जैसी यहाँ पर नहीं होने वाली है। उसके कुछ रीजन हैं जिसको हम जब पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड बनाम कह सकते हैं। एल्किल हैलाइड में SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनाम कह सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, तब वहाँ पर ये सारी बातें क्लियर होंगी। अभी आज केवल हम जानेंगे E2 रिएक्शन होता क्या है और ये कैसे पॉसिबल होता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया जाए, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ H कर सकते हैं, यहाँ पर CH, यहाँ पर Br कर सकते हैं, यहाँ पर कर देते हैं CH2 और यहाँ पर H कर दे, इसका मतलब हो गया CH3। अब इस पर हम कोई स्ट्रांग बेस लेते हैं। स्ट्रांग बेस का मतलब जैसे C2H5ONA, ONA में ये नेगेटिव होगा, Na क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से देख रहे हैं दो तरह से कंपाउंड हमें मिल सकते हैं। हमने दोनों हाइड्रोजन को अलग अलग इसीलिए कर दिया ताकि ये पता चले कि दोनों में से किसी भी स्थान से हाइड्रोजन को गायब किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखा जाए, ये तो हो गया अल्फ़ा, ये यहाँ पर हो जाएगा बीटा और ये वाला पार्ट भी हो जाएगा बीटा। बीटा कार्बन्स के दो दिखाई दे रहे हैं, दोनों में से कहीं से भी आप हाइड्रोजन को गायब कर सकते हैं। हाइड्रोजन को गायब कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर इसको हम लिख भी दें, ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग बेस की तरह काम करेगा। वो है C2H5O नेगेटिव, ये स्ट्रांग बेस। हाँ, अब देखेंगे एक पहला प्रोडक्ट, यदि हम हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करें नंबर 1 से, तो ये ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन ऐसे रिमूव होगा। और रिमूव किसके कारण होगा, ये C2H5ONA के कारण, क्योंकि ये स्ट्रांग बेस है। चलिए पहले हम यहाँ से अगर गायब करते हैं तो बनेगा ये पहला प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH, चूँकि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव आउट हो गया और यहाँ से ब्रोमीन रिमूव हो गया, तो डबल बॉन्ड ये बन जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि ये तो गायब नहीं है, पहला प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट होगा, जैसे अब की बार हम यहाँ से गायब करेंगे CH2, इस वाले कार्बन से गायब करेंगे, यानी कि इस वाले दाहिने वाले बीटा कार्बन से। यहाँ पर तब बनेगा ऐसी दशा में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ये CH2 हो जाएगा। अब की बार हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 टाइप प्रोडक्ट बने हुए हैं, एक होगा इसमें मेजर और एक होगा माइनर। आप जानते हैं मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है, जिसको सर्जेव के रूल अनुसार हम कह सकते हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीनें होती हैं
वो मोर स्टेबल होती हैं, उनका परसेंटेज जो होता है वो ज़्यादा होता है, फॉर्मेशन परसेंटेज कहीं न कहीं कम सब्स्टिट्यूटेड से अधिक होता है। ये यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले वाला जो है ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन पर एल्काइल की संख्या ज़्यादा। ऐसे समझिए, इसे अगर हम राउंड कर देते हैं, यहाँ पर एक एल्किल और एक एल्किल, कुल मिलाकर कितने एल्काइल हो गए? 2। और यहाँ पर अगर हम बात करें, इसे राउंड कर देते हैं, इसे राउंड कर देते हैं, इधर कोई एल्काइल नहीं पाया गया, इधर पाया गया एक एल्काइल, तो एक एल्काइल वाला जो होगा लेस होगा, लेस स्टेबल, तो हम कह सकते हैं ये मोर स्टेबल होगा और ये लेस स्टेबल होगा। तो जो मोस्ट स्टेबल होगा वो कह सकते हैं अधिक मात्रा में बनेगा, लगभग हम 80% कर देते हैं समझने के लिए, और 80% का मतलब होगा कि मेजर प्रोडक्ट होगा, ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट हो गया, और ये जो होगा ये है आपका माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि इसकी मात्रा कम बनी है और ये लेस स्टेबल है क्योंकि इसमें एल्काइलों की संख्या भी कम है। अब हमें यही जानना है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। जैसे इसके पहले वाले में आपने देखा था कि यहाँ पर स्ट्रांग बेस ना होकर के कोई लूज बेस ही था, उसको हीट किया गया था, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो था उसमें एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया था, वो जा करके प्रोडक्ट ऐसे ही बना था। वहाँ पर भी बातें वही होंगी, मेजर प्रोडक्ट वही था कि जो मोर स्टेबल था, या कहते हैं मोर एल्काइल ग्रुप थे जिसके साथ, वही कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल था। वही बात यहाँ पर भी है, लेकिन हमने यहाँ पर स्ट्रांग बेस ले लिया, वहाँ पर वीक बेस था, लेकिन उसके साथ C2H5OH लगा हुआ था, इसलिए वह भी मेजर और माइनर प्रोडक्ट देता था। यहाँ पर भी वही बातें हुई हैं, लेकिन अब ये हम इसे E2 क्यों कहते हैं ये जानना जरूरी है। देखिए E2 में क्या होता है, सबसे पहली बात E2 का मतलब होता है बाई मालिकुलर, यहाँ समझा देते हैं, फिर उसके बाद अभी हम इसका मैकेनिज्म करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार ये कंपाउंड कैसे बनता है। ये माइनर और मेजर तो बना है तो मालूम है आपको, लेकिन ये बना कैसे इसे जानेंगे। तो पहले आप इसे जानिए कि E2 क्या होता है। E2 को बोलते हैं बाई मालिकुलर, बाई मालिकुलर। और बाई मालिकुलर का मतलब हो गया कि जिसमें दो अणु भाग लेते हों, या कह सकते हैं दोनों अणुओं के कंसंट्रेशन योगदान करते हों रेट डिटरमाइन में। वेग के निर्धारण में दो पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे हम कहें रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो ये बराबर हो सकता है, दो हैं। एक है आपका ये बेस, जिसको बेस मतलब कह सकते हैं सब्सट्रैक्ट है। दूसरा यहाँ पर देख रहे हैं रिएक्टेंट है, यानी कह सकते हैं सब्सट्रैक्ट हो गया, और दूसरा हो गया ये जो स्ट्रांग बेस लिख सकते हैं हम। चलिए स्ट्रांग बेस हम कर सकते हैं, स्ट्रांग बेस। ये दोनों के कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। यदि इसकी और इसकी घात एक एक कर दी जाए तो ये बराबर हो गया 2। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा इसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं अपक्रिया की कोटि, इसकी अपक्रिया की कोटि जो है 2 आती है। अपक्रिया की कोटि 2 आती है, लेकिन ये 1 स्टेप प्रोसेस होता है, एक ही स्टेप में ये कंप्लीट हो जाता है ये। जबकि इवन रिएक्शन क्या होता था, वो 2 स्टेप लेता था। एक में पहले स्लोली उसका आयनाइजेशन होता था, यहाँ पर इसका आयनाइजेशन स्लोली नहीं हो पाएगा। आयनाइजेशन नहीं हो पाएगा मैंने वीक होगा, आयनाइजेशन क्रिया इसकी वीक होती है। यहाँ पर स्ट्रांग बेस जा करके इस हाइड्रोजन को क्या करता है, रिमूव कर देता है, और हाइड्रोजन के रिमूव करते ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव, और ये ब्रोमीन जो होता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, इसके ऊपर पार्टिकल ये दोनों मिला करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। अभी देखेंगे मैकेनिज्म में, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जरूर जानिए कि E2 मतलब होता है बाई मालिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें रेट डिटर्मिनेशन जो होता है वो सब्सट्रैक्ट और बेस ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों की पावर अगर 1-1 है तो इसका जो कोटि होगा वो 2 होगा, यानी कि दोनों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन पहले वाले में आपने E1 पर देखा था केवल सब्सट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता था,
क्योंकि सब्सट्रैक्ट ही क्या होता था, आयनाइज्ड होता था। यहाँ पर सब्सट्रैक्ट आयनाइज नहीं हो पाता है, बहुत ही वीकनेस, बहुत कमजोरी के साथ आयनित होता है, जिसमें स्ट्रांग बेस तुरंत अटैक करके फाइनल कंपाउंड को देता है। लेकिन एक बात और साथ साथ, वहाँ पर इवन वाले रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्मेट होता था, कार्बोकैटायन बनता था, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। लेकिन यहाँ पर कार्बोकैटायन की कोई बात नहीं है, यहाँ पर बनेगा ट्रांजिशन स्टेज, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनेगा। इसे ध्यान देंगे, ट्रांजिशन स्टेट भी ये तुरंत मतलब प्रोडक्ट के काफ़ी नज़दीक होता है। एक ऐसी अवस्था होती है जो प्रोडक्शन के काफ़ी निकट होती है। अब चलिए शुरू करते हैं इसके मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म में आप पहुँचेंगे बहुत आसानी से, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। E2 बाई मालिकुलर है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है सब्सट्रैक्ट और स्ट्रांग बेस दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होने के साथ साथ इसका जो है पूरा कंप्लीट वर्जन अगर हम देखेंगे तो 1 स्टेप होता है, एक ही स्टेप में सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं, फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिखते हैं एक रिएक्शन, इसी रिएक्शन का हम मैकेनिज्म देखेंगे। इस रिएक्शन में जैसे हमने लिखा CH3 CH2, यहाँ पर H क्या देते हैं, यहाँ पर CH और यहाँ पर हम कर दें Br, यहाँ पर कर देते हैं CH और यहाँ पर CH2, यहाँ पर कर देते हैं H। और देखिए यहाँ पर हम स्ट्रांग बेस लेते हैं, स्ट्रांग बेस का मतलब हो गया C2H5O नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा, C2H5O नेगेटिव हमने गायब कर दिया क्योंकि बेसिक फॉर्म में इसको लेकर के आना है। C2H5O नेगेटिव। और प्रोडक्शन आप जान रहे हैं कि 2 प्रकार के प्रोडक्ट बन रहे हैं, दोनों हम प्रोडक्ट को पहले बना देते हैं फिर इसका मैकेनिज्म करते हैं। जैसे पहला प्रोडक्ट होगा, यदि ये H गायब होता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, जैसे दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल हाँ ठीक है दिखाई दे रहा। यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड ये हो जाएगा CH और सिंगल बॉन्ड ये हो जाएगा CH3, ये भी एल्काइन हो गए, एल्कीन हो गया। और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा, अब की बार यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ऐसे दशाओं बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड यह CH2 हो जाएगा। और जानते हैं आप, ये प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा और ये प्रोडक्ट जो होगा वो माइनर होगा। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम इसके मैकेनिज्म पर चलते हैं। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में देखिए, शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करने का। देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br और सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि हम यहाँ से पहले हाइड्रोजन को गायब करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इस स्टेप में जो आप ये देख रहे हैं लगा हुआ आपके साथ एक बेस लगा हुआ है, तो बेस कैसे क्रिया करता है यहाँ लिख देते हैं C2H5O और यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, चलिए स्ट्रांग बेस हो गया, एथॉक्साइड है ये स्ट्रांग बेस। अब ये स्ट्रांग बेस इस हाइड्रोजन को देख करके, क्योंकि ये हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा कार्बन की ओर, कार्बन अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, तो कार्बन जैसे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है इसके पास आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो और उसके बाद फिर देखिए यहाँ ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव नेगेटिव मिला करके डबल बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन अब देखिए यही इतना समझना है, ये जो डबल बॉन्ड होते तत्काल नहीं बन जाते हैं, लेकिन प्रक्रियाएं बिल्कुल साथ साथ होती हैं। जैसे हम लिख देते हैं ये है आपका CH3, यहाँ पर है CH। अब देखिए ये हाइड्रोजन सपोज कीजिए निकल रहा है, ये हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ पर हम हाइड्रोजन, अच्छा निकलेगा किसके साथ ये, क्योंकि जब इसके साथ जुड़ जाता है OC2H5, OC2H5 नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव है। और उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं CH
लगा हुआ है और उसके साथ जुड़ा हुआ Br, देखिए अभी समझा देते हैं हम Br ऐसे क्यों कर रहे हैं, और ये है CH3। देखेंगे यहाँ पर धीरे धीरे करके ये Br टूटना चाह रहा है, ऐसे ये Br यहाँ पर ये टूटना चाह रहा है, और जब Br यहाँ पर टूटेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा तुरंत हाइड्रोजन जो यहाँ पर जुड़ा हुआ था इसके साथ, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन इसे जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके पास आएगा माइनस चार्ज, और जब माइनस चार्ज आएगा तो धीरे धीरे करके यहाँ पर यह डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर करने लगेगा। और जब डबल बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि तत्काल नहीं कर पाएगा, तो हम देख रहे हैं कि जो ये स्टेज मिल रही है आपको, ये स्टेज बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट तो है नहीं, लेकिन ये जो स्टेज होती है ये ट्रांजिशन स्टेज है, ट्रांजिशन स्टेट है ये, मतलब ये प्रोडक्शन के बिल्कुल निकट है ये। और जैसे ये C2H5O नेगेटिव इस हाइड्रोजन को हाईजैक करेगी, इसको अपनी ओर खींच करके ले जाएगी, तुरंत ये बॉन्ड यहाँ का ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ का ब्रेक हो जाएगा, और ये CH इसे Br को छोड़ेगा तो बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा। और बॉन्ड जब ये ब्रेक हो जाएगा तो उसी दौरान, क्योंकि हमें ये एक नई लाइन नहीं बनाने की ज़रूरत है, ये बीच में जो स्टेट दिखाई दे रहा है वास्तव में दिखाई नहीं देता है, लेकिन ऐसा माना जाता है। ये तत्काल नहीं हो पाता, होता तो फास्ट रिएक्शन ही। अब फास्ट रिएक्शन में इसी के दौरान ये अंदर ही हो जाता है, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि Br धीरे धीरे करके टूटता होगा, और ये जैसे टूट करके पॉजिटिव आया होता तुरंत ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा कार्बन की ओर, कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ेगी, इन नेगेटिव चार्ज आएगा, दोनों मिलकर के डबल बॉन्ड बनाएंगे। कहने का मतलब कुछ इस तरह से बनाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और आपका ये वाला हिस्सा हट जाएगा, ब्रोमीन का हिस्सा हट जाएगा। ये देख रहे हैं, ये पहले प्रकार का प्रोडक्ट ये जा करके तैयार होता है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन दोनों में अगर देखते हैं तो ये जो ट्रांजिशन स्टेज दिखाई दे रहा है ये अस्थाई है, ये स्टेबल ट्रांजिशन स्टेज है, और स्टेबल ट्रांजिशन स्टेज का जो कंपाउंड होता है वह भी स्टेबल होता है। अभी हम आपको एनर्जी डायग्राम से ही बताएंगे, लेकिन एक बार प्रोडक्ट ये बन जाता है और दूसरी बार के प्रोडक्ट को बनाने के लिए जैसे करें CH3 सिंगल बॉन्ड CH, अब की बार हम हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करने वाले हैं, ये है CH, Br सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर कर देते हैं H। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि OC2H5 क्या करेगा, ये इस Br को यहाँ पर हम जोड़ देते हैं Br को। अब होगा क्या, ये धीरे धीरे ये Br यहाँ से टूटेगा, और ये हाइड्रोजन भी क्या करेगा, तोड़ करके इलेक्ट्रॉन को दे देगा, किसको, CH2 को देगा। और जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डॉट डॉट करके ये हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा C2H5O नेगेटिव, यानी कुछ ऐसे बनाने का मतलब हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड ये CH, और ये बहुत ही कह सकते हैं वीकली जुड़ा रह जाता है ब्रोमीन, और यहाँ पर हम CH2 के साथ जो जोड़े हुए हैं H, इसके साथ बहुत ही वीकली जुड़ता है ये OC2H5। जब वीकली जुड़ता है ये यहाँ पर वीकली कनेक्ट कह सकते हैं, तो वीकली यहाँ से भी कनेक्ट होता। जैसे ही ये ब्रोमीन टूट करके इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग होता है, वैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है इस कार्बन को, और जैसे कार्बन को डोनेट करेगा इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव होता है, ये इसको लेकर के बिल्कुल अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन गायब हो गया, ये Br गायब हो गया। ऐसी दशा में इसके पास जो देख रहे हैं ये पार्शली डबल बॉन्ड होता था, फाइनली जा करके यही प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता, CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड ये CH2। यहाँ पर देख रहे हैं जो प्रोडक्ट नंबर 2 मिला था हमें, ये जा करके यहाँ पर प्राप्त हो रहा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये जा करके कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। तो इसका जो स्टेज है, जो ये ट्रांजिशन स्टेज आप देख रहे हैं ये वाला, ये ट्रांजिशन स्टेज भी
अस्थाई है, अनस्टेबल है। और अनस्टेबल है कैसे है, हम आपको एक डायग्राम के जरिए बताएं। ये अगर हम ये डायग्राम ले लेते हैं, यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, इधर कर देते हैं प्रोसीड रिएक्शन कर देते हैं, इधर हम कर लेते हैं एनर्जी। एनर्जी और प्रोसीड रिएक्शन के बीच में ग्राफ खींचें। अगर आपका रिएक्टेंट यहाँ है, ये रिएक्टेंट है, ये जा करके ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रोडक्ट में चेंज हुआ, पहला कोई प्रोडक्ट बना हुआ है जैसे P1 और दूसरा कोई प्रोडक्ट बन गया ये P2। तो ध्यान दीजिएगा, P2 और P1 ये आपकी एनर्जी है, जिसको हम बोल सकते हैं, ये जो एनर्जी आप देख रहे हैं ये ट्रांजिशन एनर्जी है। ट्रांजिशन एनर्जी ये भी है, ट्रांजिशन एनर्जी ये भी है। यहाँ पर देख रहे हैं जिसको बनाने के लिए अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है, अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है, वो प्रोडक्ट देता है P1। ये प्रोडक्ट आपका है P1। और ये जो लेस एनर्जी यानी कम एनर्जी वाला है, ये प्रोडक्ट होगा P2। इसे हम मान सकते हैं P2। तो P2 ट्रांजिशन स्टेज देख रहे हैं बहुत कम एनर्जी में ही बन जाता है। कम एनर्जी का मतलब ये भी जानिए कि स्टेबिलिटी और एनर्जी, यदि स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एनर्जी जो होती है घट जाती है। याद रखेंगे, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एनर्जी का कम होना जरूरी होता है। कैसी एनर्जी? ट्रांजिशन एनर्जी। यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रांजिशन एनर्जी जिसकी कम है उसका प्रोडक्ट हमने क्या लिखा है? P2। तो जब ट्रांजिशन एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे ही ट्रांजिशन एनर्जी देख रहे कम होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और जब ट्रांजिशन एनर्जी ही बढ़ जाती है तो स्टेबिलिटी घट जाती है। यहाँ पर देख रहे हैं ट्रांजिशन एनर्जी इसकी बढ़ गई है तो स्टेबिलिटी इसकी जो है घट गई है। P1 प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रकार से हम E2 का मैकेनिज्म देख सकते हैं। और जो प्रोडक्ट ये बना हुआ है P2 प्रोडक्ट, ये ट्रांजिशन स्टेज के बाद यहाँ पर ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल जिसको हम जान सकते हैं सेट-जेफ रूल के अनुसार, इसको सेट-जेफ कंपाउंड भी कह सकते हैं, क्योंकि मिला हुआ स्टेबल कंपाउंड है, सेट-जेफ कंपाउंड है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो ब्रोमीन देख रहे हैं, ब्रोमीन के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए ही संभव है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यदि इसी प्रकार से होते हैं तब ये मोर स्टेबल कंपाउंड माने जाएंगे। लेकिन यदि इसी स्थान पर हम फ्लोरीन दे देते हैं तो जो यहाँ पर आप माइनर प्रोडक्ट देख रहे हैं वो माइनर प्रोडक्ट ही उसका मेजर प्रोडक्ट होगा, उसका स्टेबल प्रोडक्ट होगा। अब कहेंगे कैसे? क्योंकि यहाँ पर हमें बता देना बहुत ही ज़रूरी है, ये समस्या आ सकती है। जैसे अब हम इसे हटा दें, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए इसका। और ये देख ही रहे हैं, चलिए हम फ्लोरीन को लेकर के बताएं कि ऐसा क्यों होता है, ज़रूर जानेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जानने की टॉपिक है। जैसे यहाँ पर आपने लिया ब्रोमीन, अच्छा ब्रोमीन लिया तो प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2, इसे आपने बताया कि ये जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट है। सबको साफ दिखाई दे रहा है? एक बार हम भी कंफर्म हो जाए। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये प्रोडक्ट जो है वो मेजर है, और ये नीचे नंबर 2 का प्रोडक्ट जो है माइनर है। हमने कहा ये जो माइनर और मेजर का जो खेल है ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तक ही सीमित है। यहाँ पर मोर स्टेबल की बात करें जैसे दिया गया है, लेकिन यदि फ्लोरीन लगा दिया जाए, इसी ब्रोमीन के स्थान पर हम फ्लोरीन लगा देते हैं तो जो माइनर प्रोडक्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं वही उसका मेजर प्रोडक्ट होता है। समझते हैं कैसे? पहले लिख देते हैं, जैसे इसके स्थान पर हम लिख देते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन लिख देते हैं, बाकी सारे जो रिएजेंट होंगे वही होंगे। तो यहाँ पर जो ये माइनर आप देख रहे हैं, अब ये माइनर नहीं, अब ये हो जाता है ये मेजर प्रोडक्ट और ये होता है माइनर प्रोडक्ट। जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं इसे जानने के लिए। जैसे मैकेनिज्म की बात करें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। अच्छा, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, थोड़ा सा एक बात आप जान लीजिए, इसके साथ लगे हाथ यहाँ पर हम बताएंगे, लेकिन पहले इसको शुरू करें थोड़ा सा कि जो ये CH3 आप देख रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये CH है, यहाँ पर है H आपका,
और यहाँ पर है CH, यहाँ पर है फ्लोरीन और यहाँ पर है CH3। पहले यहाँ से हम गायब कर लेते हैं, इस वाले हाइड्रोजन को गायब करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि O(C2H5) C2H5O नेगेटिव है, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये होगा, ये इसके साथ ये वीकनेस होकर के जुड़ेगा और यहाँ पर ये बहुत वीकली यहाँ से ये क्या होगा, ये इसके साथ जुड़ा है अभी मौके पर, आगे करने तो ज़्यादा सही समझ में आएगा। ऐसे कुछ, चलिए हम शुरुआत ऐसे कर देते हैं। ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब आपको बता दें, पहले एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ी सी बात कर लें, पीरियोडिक टेबल की बात कर लें। कार्बन और फ्लोरीन, इसे हमें पता है कि पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा नेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन की नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये स्ट्रांगली कार्बन के साथ अटैच होता है, कार्बन के साथ ये बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है। इसको यहाँ से निकालने के लिए अधिक से अधिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे टूटता नहीं है। अच्छा, जब ऐसे टूटता नहीं है तो स्ट्रांगली जुड़ा हुआ मान सकते हैं, और जब इसे स्ट्रांगली हम जुड़ा हुआ मान सकते हैं फ्लोरीन को, तो जल्दी टूटेगा नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, पहली बात लिखें, फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव एलिमेंट। अच्छा, ये पहली बात होगी, फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव एलिमेंट। दूसरी बात कि जो मोर नेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो बेस्ट लिविंग ग्रुप नहीं होते हैं, अच्छे निकलने वाले ग्रुप नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं वीक लिविंग ग्रुप। आसानी से छोड़ते नहीं हैं, जब आसानी से नहीं छोड़ेंगे तो लिविंग ग्रुप जो होंगे बहुत कमज़ोर होंगे, मतलब लटके रहेंगे पकड़ करके कार्बन को। जबकि आपने देखा ब्रोमीन को, आयोडीन को, क्लोरीन को, ये उतने कमज़ोर नहीं होते हैं, और जो कमज़ोर नहीं होते हैं लिविंग ग्रुप, वो आसानी से छूट जाते हैं, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी फ्लोरीन की है। तो ये बहुत ही मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। अच्छा, जब मजबूती के साथ जुड़े होते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये C2H5O नेगेटिव ये जुड़ेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा किसके पास, कार्बन के पास। कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ये इससे छूटना चाहेगा लेकिन उतना जल्दी नहीं छूटेगा, ऐसे लगा रह जाएगा। यहाँ पर हम डॉट कर देते हैं, और जब ये टूट करके यहाँ आएगा तो यहाँ बनाएगा डबल बॉन्ड, लेकिन डबल बॉन्ड तब तक नहीं बनेगा जब तक ये लिविंग ग्रुप जो लगा हुआ है ये निकल ना जाए। अच्छा, जब ये नहीं निकल पाएगा, एक दशा ऐसी आएगी, आप समझेंगे ध्यान से, ये हाइड्रोजन तो निकल जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। ध्यान दीजिए, यहाँ पर CH3 CH और यहाँ पर CH, यहाँ पर हम करते हैं नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर है आपका CH, निकलेगा ज़रूर लेकिन थोड़ी देर बाद निकलेगा। फ्लोरीन हो गया और यहाँ पर हो गया CH3। देखिए बनेगा ट्रांजिशन स्टेज, सारी चीज़ें वही है, लेकिन हमको इस घटना के बारे में आपको बताना है कि जो जितना ही देर में निकले उसकी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी होती है। अब ज़रा एक बात का आप गौर कीजिए, यहाँ पर हम बना देते हैं, गौर करना ये है, जैसे ये कार्बो एनायन जो होता है, इसी प्रकार से इसके तीनों बैलेंसियाँ EH कर देते हैं, ये हो गया। कार्बन की तीनों बैलेंसियाँ यहाँ पर माइनस लगा दें, चारों पूरा हो जाता है। ये एक R हो गया, H हो गया, H हो गया। अब फिर यहाँ पर हम बात करें नेगेटिव लगा करके, यहाँ पर 2 R लगा देते हैं, एक H लगा देते हैं, और उसके बाद एक और ऐसे करके यहाँ पर R और R यहाँ पर नेगेटिव लगा देते हैं। हम देख रहे हैं कि जो नेगेटिव आयन होते हैं, नेगेटिव कह सकते हैं कार्बोन आयन होते हैं। कार्बोन आयन मतलब होता है कार्ब ऋणायन। कार्ब आयन तब ज़्यादा स्टेबल होता है कि जब उससे कम एल्काइल लगे होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं, पहले से ही इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये लेस स्टेबल हो गया। उससे अच्छा स्टेबल ये होगा क्योंकि इस पर 2 एल्काइल लगे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं, इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी इससे बढ़ जाती है, यहाँ पर एक ही एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वालों की संख्या कम है,
इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी और बढ़ जाती है, इसकी अपेक्षा स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। और यदि सब हाइड्रोजन ही लग गए हैं, कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसी की होती है। तो ज़रा चेक करिए, इसे हम बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन आयन, 2 डिग्री, 1 डिग्री और ये 0 डिग्री। तो सबसे अच्छा जो स्टेबल कार्बन आयन होता है वो होता 0 डिग्री। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 डिग्री का मैटर बना हुआ है, देख रहे हैं ये 2 डिग्री का, 2 कार्बन लगे हुए हैं, इसके पास नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। तो 2 डिग्री का कार्बन आयन होता है वो 3 डिग्री की अपेक्षा ज़्यादा स्थायी होता है। तो कहने का मतलब ये जो है, ये स्थिति जो आप देख रहे हैं वो 2 डिग्री की बन रही है। हम यहीं पर लिख देते हैं जो इसका कह सकते हैं जो ट्रांजिशन स्टेज तैयार हुआ, ये चाहे यहाँ बोल दें चाहे यहाँ बोल दें, दोनों की स्थिति हम ट्रांजिशन स्टेज में ही लेते हैं। यहाँ ना बोल करके यहाँ भी बोल सकते हैं, लेकिन रहेगा 2 डिग्री। यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी 2 डिग्री है। लेकिन जब हम हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करते हैं, पहला नंबर हो गया, जब हाइड्रोजन को हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH, और इसके साथ हम लगा देते हैं फ्लोरीन। और यहाँ पर CH है, CH के साथ यहाँ पर H लगा हुआ है, ये डॉट OC2H5 है, ये इसके पास प्लस हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, इसके पास हो जाएगा माइनस। और यहाँ पर देख रहे हैं कि HH लगा हुआ है, इसके साथ कोई एक एल्काइल समूह लगा हुआ है, इसके पास नेगेटिव है। जरा गाइज आप स्वयं सोच करके बताइए, ये वाला स्टेबल है या इसमें से जो ये वाला हिस्सा बना हुआ है, ये CH ऐसे कर देते हैं, ये है CH, यहाँ पर है आपका R और यहाँ पर है आपका R, यहाँ पर है नेगेटिव। ज़रा आप ये बताइए कि इन दोनों में स्टेबल कौन है अधिक? ये दूसरा प्रोडक्ट है, ये जा करके बनेगा कुछ इस प्रकार से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, जिसको आपने माइनर प्रोडक्ट नाम दिया था। और यहाँ पर इसमें जो बनेगा वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसे आपने दिया था मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि बनेगा भी ऐसे ही है, ये मेजर बना है और यहाँ पर यह माइनर बना हुआ है। तो ज़रा आप लोग ये बताइए गाइज, आपको समझ में आ गया होगा कि यदि ऐसा करते हैं तो ये प्रोडक्ट जो है माइनर, देखने में लग रहा माइनर, और यहाँ पर ये दिख रहा मेजर, क्योंकि ये जो है ये सेट-जेप रूल के अनुसार होता था पहले, और हुआ भी ये सेट-जेप रूल। लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन के लग जाने से ये सेट-जेप कंपाउंड नहीं, बल्कि इसको हम हाफमान कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ पर हाफमान कंपाउंड ही मेजर प्रोडक्ट का काम करेगा। ये क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ऊपर वाली की स्टेबिलिटी से, इसकी स्टेबिलिटी से कहीं ज़्यादा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर 2 एल्काइल लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके इस कार्बन की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमने कहा क्या, जिस कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी अधिक होती है, कार्बोनायन की स्टेबिलिटी अधिक होती है, उसके प्रोडक्ट भी स्टेबल होते हैं, वो प्रोडक्ट भी मेजर कहलाएंगे, भले ही देखने में माइनर लगें। जो कि सेट-जेप के व्यू से देखेंगे तो ये प्रोडक्ट माइनर है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप स्टेबिलिटी की दृष्टि से देखेंगे, स्टेबिलिटी मतलब कार्बोनायन की स्टेबिलिटी देखेंगे, तो ये जो माइनर आपको दिखाई दे रहा है वही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इस प्रकार से गाइज ये वाला जो दूसरा प्रोडक्ट जिसे हम माइनर कहते थे, वह प्रोडक्ट माइनर नहीं, अब वह प्रोडक्ट मेजर हो गया, क्योंकि स्टेबिलिटी हमने कार्बोनायन से देख लिया। तो गाइज ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, चूँकि नोटेबल पॉइंट है और ये बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही माइनर सा डिफरेंट रहा दोनों के बीच में, कि यहाँ पर नोट करें यहाँ पर कि हम यदि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें, आप इसको 2 भागों में ज़रूर डिवाइड करिएगा। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में या जे एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जा सकता है कि यदि हम फ्लोरीन ले लें तो प्रोडक्ट ये बनेगा, तो इसमें से इन दोनों प्रोडक्टों में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा। तो आपको वही बात ध्यान होगा, सेट-जेप। लेकिन इस बात को भी ध्यान दीजिए कि फ्लोरीन की नेगेटिविटी कैसी है। सामने अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रख दिया जाए, आपको पता है अच्छी नेगेटिविटी है,
और जिसकी नेगेटिविटी अच्छी होती है वह बेस्ट लिविंग ग्रुप नहीं होते हैं। वो पकड़ करके कार्बन को बिल्कुल लटके रहेंगे, कस करके मजबूती के साथ बंधे रहेंगे, तो एक अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं हो सकते हैं। हालांकि ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन पर भी नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, नेगेटिविटी उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी फ्लोरीन की होती है, इसलिए वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, जल्दी छोड़ देते हैं। और जल्दी छोड़ देने से उनकी स्टेबिलिटी सेजेव रूल के अनुसार होती है और वो सेजेव कंपाउंड भी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जाकर फ्लोरीन आ गया तो वो स्टेबिलिटी को कम कर देता है, और स्टेबिलिटी को कम करने का मतलब कि जो आपको देखने में माइनर लगता हो वास्तव में वह मेजर होगा। लेकिन ध्यान देना वहाँ पर फ्लोरीन का होना अनिवार्य होता है। तो गाइज, आज आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कितना अच्छा समझ में आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। और इसमें ध्यान रखेंगे, हमने यहाँ पर जो लिया रेजेंट के रूप में ये बेस रहा, स्ट्रांग बेस रहा, और उसके लिए हमने C2H5ONA लिया, Na को हटा करके C2H5O लिया, ये कहें एथॉक्साइड आयन लिया जो कि स्ट्रांग बेस है। स्ट्रांग बेस की क्रिया E2 रिएक्शन में हमने देखा, और ये भी देखा कि कब स्टेबल होता है कब स्टेबल नहीं होता है। हमने आपको एनर्जी डायग्राम से बता दिया कि एनर्जी डायग्राम में जिसकी एनर्जी, जिस ट्रांजिशन स्टेज की एनर्जी ज़्यादा होती है उनका प्रोडक्शन लेस होता है, मतलब कहते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, और जिनका मतलब एनर्जी लेवल कम होगा उनकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। तो स्टेबल कंपाउंड लाने के लिए ट्रांजिशन स्टेज की जो एनर्जी होती है उसे कम करना अनिवार्य होता है। और भी बता दें एक बात, उसी से जुड़ी हुई बात है, जैसे अभी हमने कहा ट्रांजिशन स्टेज और अधिक प्रोडक्शन क्यों होता है ये भी जान लीजिए, भविष्य में अच्छा काम आने वाला है। जैसे ये है, ये रिएक्शन प्रोसीड की बात करें, और यहाँ पर हम एनर्जी की बात कर लें, और यहाँ पर रिएक्टेंट कोई रखते हैं, रिएक्टेंट ये जा करके प्रोडक्ट में चेंज होता है, P1 हो गया, और ये कोई जा करके ये बना लेता P2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये एनर्जी है टॉप पर, ये इसके टॉप पर एनर्जी होती है, इस एनर्जी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एनर्जी। ये भी क्या है? ट्रांजिशन एनर्जी है। अब देख रहे हैं जिसकी ट्रांजिशन एनर्जी अधिक होती है, देख रहे हैं ट्रांजिशन एनर्जी अधिक होती है, तो ये देता है पहला कोई प्रोडक्ट। दूसरा कोई प्रोडक्ट क्या है, हो सकता है ये कम ही एनर्जी में P2 दूसरा कोई प्रोडक्ट देता हो। तब देखिए, अब आपको बताना है कि P1 और P2 में किसका प्रोडक्शन अच्छा हुआ है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, ये देख रहे हैं, ये गैप कम है और ये गैप अपेक्षाकृत ज़्यादा है ना। यदि हम इसको पहला गैप मान लें, इसको मान लें दूसरा गैप, तो पहला गैप R और P1 के बीच में गैप कम है, जबकि दूसरे में R और P1 के बीच में गैप ज़्यादा है, जिसको आपने 2 मान लिया है। ये वाला 2 है, और यहाँ पर इसके और इसके बीच में R और P2 के बीच में गैप कम है, जिसको आपने 1 मान लिया। तो बिल्कुल आप देखेंगे कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, पहले वाले की एनर्जी अधिक है, और इसे काफ़ी ऊंचाई से होकर गुजरना पड़ता है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसको ऊंचाई से होकर गुजरना पड़ता है, तब जा कर के कोई प्रोडक्ट देता है। जबकि इसमें देख रहे हैं P2 वाले में इसको कम ही ऊंचाई से प्रोडक्ट देना पड़ रहा है। तो आप स्वयं सोच करके बताइए कौन सा प्रोडक्ट अधिक मात्रा में बनेगा। जैसे इसे एक एग्जांपल लें, जैसे आपको कहीं जाना हो, पहाड़ चढ़ करके नीचे उतरना हो तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और यदि आप कहीं एक छोटा सा कोई ऊंचाई हो वहाँ से होकर के जाना हो, तो आप बताइए जल्दी किस में पहुँचेंगे। आप तुरंत कहेंगे जिसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी जल्दी से हम क्रॉस कर ले जाएंगे। तो देख रहे हैं इसकी ऊंचाई कम है, इसे आप जल्दी से क्रॉस करेंगे और जल्दी यहाँ के पदार्थ को पहुँचा देंगे, यहाँ पर अधिक मात्रा में बन जाएगा। जबकि यहाँ से उठा कर ले जाएंगे थक ही जाएंगे, समय भी ज़्यादा लग जाएगा, आप अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे। तब आपको समझ में आया होगा कि P1 का जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है, सामने यदि P2 हो तो P2 का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका ट्रांजिशन एनर्जी कम होता है, वो जल्दी से प्रोडक्शन उसका हो जाता है। तो बस गाइज, आज इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जैसा हमने पहले भी बता चुका हूँ, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि कहाँ तक आपको समझ में आया है।
इसे भी कमेंट में लिखिएगा। और हम कल के टॉपिक में हम दोनों के बीच में कर सकते हैं क्या नाम है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन के बीच में एक कंपैरिजन कराएंगे कि कैसे इन दोनों के बीच में रिएक्शंस होते हैं, क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। ये सारी चर्चाएं हम कल करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ये हम बार बार कहते हैं इसीलिए क्योंकि आप मस्ती के साथ पढ़ते रहिए और कमेंट भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। और हमारे चैनल पर आप लोग नए रहें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। कितना समझ में आया है, कितना अच्छा लगा है, कितनी अच्छी इसकी कह सकते हैं विजिबिलिटी रही, ज़रूर उसको ध्यान दें क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है तो हम जानेंगे कि विजिबिलिटी आप ज़रूर बताएं। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।